हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए विवेक निगम। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं उन रिकमेंडेशंस को जो कल 42वीं यानी 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में प्रपोज की गई हैं। तो चलिए हम लोग मेन रिकमेंडेशंस देखेंगे, बिकॉज यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको ले चलता हूँ मैं, चलिए। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा रिकमेंडेशंस ऑफ 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा जिसके बारे में या जिससे हम डायरेक्टली रिलेट करते हैं या जिससे हमें सीधे मतलब है या जिससे एक आम जनता को असर पड़ता है। तो शुरुआत में इसमें कहा गया कि 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई। हमारी आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर और गणमान्य अधिकारियों ने अटेंड की, इससे कोई मतलब नहीं है। लेवी ऑफ कंपनसेशन सेस जो है ये एक्सटेंड कर दिया गया है जून 2022 के बाद भी लगता रहेगा। ये आपको पता है कि ये कौन सा सेस है। फ्रेंड्स, आपको जैसे पता ही है कि पहले जो है मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती थी वहाँ एक्साइज लगता था, तो जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का जो पार्ट है वो उस स्टेट को भी जाता था जो कि मैन्युफैक्चर करती थी। लेकिन जीएसटी होने के कारण, जीएसटी आने के कारण एक्चुअली जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो जीएसटी का पार्ट उस स्टेट को जाता है जो कि उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जीएसटी आने के कारण जिस स्टेट में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते थे उनको नुकसान हुआ, तो उनके नुकसान की भरपाई के लिए ये कंपनसेशन सेस हमारा लगाया हो गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये कंपनसेशन सेस जो है नॉर्मली नोटिफाइड गुड्स में, कंपोजिशन डीलर्स में, सर्टेन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वगैरह में लगाया गया था। तो वो कंपनसेशन सेस एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही लगाया जाना था। तो वो जो पीरियड है इन्होंने कहा कि अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, उसकी डेट हम एक्सटेंड कर रहे हैं। और एक्सटेंड कितना कर रहे हैं इन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया, बस ये बता दिया कि अभी जो है जून से आगे जाएगी, जून 2022 पे ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, आगे जाएगी। ठीक है। आगे इन्होंने कहा सेंटर इज रिलीजिंग कंपनसेशन ऑफ 20,000 करोड़ टू स्टेट टुवार्ड्स रेवेन्यू। ठीक है। और ड्यूरिंग 2021 और 25,000 करोड़ टुवार्ड्स आईजीएसटी। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है कि जो है सेंटर स्टेट को कितना दे रहा है, 20,000 करोड़ का कंपनसेशन दे रहा है या आईजीएसटी का कितना पार्ट दे रहा है, क्योंकि ये भी नहीं बताया कि किस स्टेट को कितना दे रहा है। ये इनके अपने फार्मूले हैं और ये चलते रहेंगे, नॉर्मल जनता को इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे इन्होंने थोड़ी सी कहानी दी है और उन्होंने कहा है कि हमने अपनी रिटर्न फाइलिंग और ये सारी चीज़ें, अपना जो सिस्टम है उसको उसमें इम्प्रूवमेंट लाया है। तो हम मेन चीज़ हम आते हैं कि हमें किससे फ़र्क पड़ता है। तो आगे आइए यहाँ से, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग क्वार्टरली रिटर्न, जो आप ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग क्वार्टरली GSTR1 by quarterly taxpayer to be revised to 13th of the month succeeding the quarter with effect from 1 जनवरी 2021 से। ठीक है, ये चीज़ हमारी ठीक है कि इन्होंने कहा है कि जो GSTR1 है ना, आपकी GSTR1 आपकी फाइल करनी होगी अब आपको क्वार्टरली। ठीक है, मैं आपको इसको लिख के भी बता सकता हूँ कि जैसे ये देखिए, आप मान लीजिए आपका क्वार्टर क्या होता है, अप्रैल। आपका क्वार्टर है अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून। ठीक है। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इन्होंने कहा है कि जो GSTR1 है, GSTR1 की डेट अगले महीने की 13 तारीख हो जाएगी, यानी अप्रैल मई जून, तो जुलाई 13, जुलाई 13। ठीक है। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, तो अक्टूबर 13 तक आपको GSTR1 फाइल करना है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जनवरी 13 तक ये GSTR1 फाइल करना है। जनवरी फरवरी मार्च यानी अप्रैल 13 तक आपको GSTR1 फाइल कर देना है। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है फ्रेंड्स, बस। और ये चीज़ जो है एप्लीकेबल कब से होगी, 1 जनवरी 2021 से। ठीक। आगे इन्होंने कहा रोड मैप फॉर ऑटो जनरेशन ऑफ GSTR 3B फ्रॉम GSTR1। अब इन्होंने कहा कि 3B जो है
हम एक्चुअली जनरेट करेंगे GSTR 1 से, मतलब GSTR 1 फाइल कर दीजिए, इससे 3B आपका बन जाएगा। मतलब आप फाइल नहीं कर दीजिए, वो करेगा तो आपका सप्लायर फाइल, लेकिन दूसरे सप्लायर जब आपके फाइल कर देंगे GSTR 1 तो आपका बन जाएगा 3B। इन्होंने क्या कहा, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ लाइबिलिटी फ्रॉम GSTR 1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 एंड इन्होंने कहा कि लाइबिलिटी फ्रॉम ऑटो पॉपुलेशन ऑफ लाइबिलिटी फ्रॉम ओन GSTR 1, यानी आप अपना GSTR 1 जब जैसे ही आपने फाइल किया तो ये पता चल जाएगा कि आपकी खुद की लाइबिलिटी कितनी है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, जब हम अपनी सेल बताएंगे तो हमें ये तो पता चल ही जाएगा कि हमें कितना GST पे करना है। उसके बाद इन्होंने कहा ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ITC फ्रॉम सप्लायर्स GSTR 1, ठीक है, ये तो बात ठीक है। थ्रू द न्यूली डेवलप्ड फैसिलिटी इन फॉर्म GSTR 2B, ठीक, फॉर मंथली फाइलर्स with effect from for monthly filers with effect from 1 जनवरी 2021 एंड फॉर क्वार्टरली फाइलर्स 1 अप्रैल 2021। तो इन्होंने क्या कहा कि जो सप्लायर GSTR 1 जो सप्लायर फाइल करेगा, ठीक है, उससे आपकी ITC ऑटोमेटिक आ जाएगी, किसके थ्रू होते हुए, 2B के थ्रू होते हुए। अब आपको थोड़ा सा इसमें चिंता की विषय हो सकता है आपका, क्यों? क्योंकि देखिए, एक चीज़ मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि ITC एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा सा विवाद या कहें थोड़ा सा झमेला हमेशा रहा है। तो पहले क्या होता था कि आप जो है पहले जितना भी आप परचेज करते थे वो एक्चुअली में सेक्शन 16 से गवर्न होता था ITC। तो वो फाइल करे या ना करे, कुछ करे या ना करे, आप जो है शुरू में 100% आपने परचेज की और आप पूरा क्रेडिट बुक कर लिया करते थे, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सा प्रशासन तगड़ा वो ने थोड़ा सा सख्त रुख अपनाया, तो आप लोगों ने मतलब ये नॉर्मल पर्सन ने क्या किया, 2A से थोड़ा सा रिकन्सिलिएशन ढंग से शुरू किया कि सप्लायर फाइल कर रहा है वो अपने जो चीज़ आपने परचेज की है उसके जो है बिल्स यानी GSTR 1 सप्लायर फाइल कर रहा है प्रॉपर या नहीं। तब भी ये प्रॉपर चीज़ नहीं आ पा रही थी, तो इन लोगों ने 36 जो गवर्नमेंट 36 सब रूल 4 लाई और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि जितना आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे उसके 20% तक ही आप प्रोविजनल ITC बुक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जितनी परचेज की सारा बिना देखे ITC अपना ले लिया। फिर उसको थोड़ा सा और टाइट किया गया, उन्होंने कहा कि नहीं 2A के 10% तक ही आप ले सकते हो। और अब तो उन्होंने ये कह दिया, जो लैंग्वेज से मुझे समझ में आ रहा है, कि अब आप प्रोविजनल का चक्कर छोड़ो भाई, जितना आपका सप्लायर जो फाइल कर देगा वो ITC ही आपको मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ इन्होंने शायद इनडायरेक्टली क्लियर की है। अब हो सकता है आगे रूल्स में, क्योंकि ये अभी तो नोटिफाई नहीं हुआ है, प्रपोजल है, तो इन्होंने लेकिन फ़िलहाल ये कहा है, जो कि मुझे रीडिंग से यही लग रहा है कि ITC आपकी आएगी ना GSTR 1 से ही आएगी और कहीं से नहीं आएगी। यानी 36 सब रूल 4 को भी ख़त्म कर देंगे उस हिसाब में, और सारा चीज़ जितना भी आपका सप्लायर अपने 2A में अपना GSTR 1 में चढ़ा देगा, सिर्फ उतनी ही ITC आप ले पाएंगे। तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है कि आपको प्रोविजनल ITC हो सकता है ख़त्म हो जाए। तो इससे ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत तो होने वाली है लोगों को, कई लोगों को। अब आगे हम पढ़ते हैं। In order to ensure the auto population of ITC and liability in GSTR 3B as detailed above, Form GSTR 1 would be mandatorily required to be filed before the GSTR 3B with effect from 1/4/2021 से, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए जब 1/4/2021 आएगी तो एक चीज़ आप ये जान लीजिए, एक चीज़ कि जो 3B है, 3B से आपकी लाइबिलिटी होती है, डिक्लेयर होती है, और GSTR 1 से चाहे वो सप्लायर फाइल करे, आप भी किसी के लिए सप्लायर होंगे तो वो किसी GSTR 1 से लोगों को ITC मिलती है, ठीक है, और 3B से वो पेमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट GSTR 1 की डेट जो है GSTR 3B के पहले ही रखेगी। जैसे आपका सप्लायर सपोज करिए कि 13 तारीख को फाइल करता है और 3B आप 20 तारीख को फाइल करेंगे, तो ठीक है, आपके 20 तारीख से पहले आपकी 13 तारीख
में वो फाइल कर चुका होगा। तो उन्होंने कहा कि ये हम मैंडेटरी कर देंगे कि जब GSTR 1 फाइल हो चुका हो तभी आप 3B के रूट में आगे फाइल कर सकते हैं। आपने मान लीजिए खुद ही GSTR 1 फाइल नहीं किया, यदि आपने GSTR 1 फाइल नहीं किया तो 3B हो सकता है आप फाइल ना कर पाएँ। तो GSTR 1 को 3B से पहले फाइल करना मैंडेटरी कर दिया जाएगा, ऐसी रिकमेंडेशन है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो उन्होंने यही कहा कि इट वुड बी मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बिफोर द 3B, ठीक है, 1/4/2021 से। आगे चौथे पॉइंट पर हम आते हैं। द प्रेजेंट GSTR 1 या 3B सिस्टम फाइलिंग सिस्टम टू बी एक्सटेंडेड टिल 31/3/2021। अच्छा, इन्होंने कहा कि जैसा आपका चल रहा है वैसा आप चलाते रहिए 31/3/2021 को। मतलब कि अभी आप क्या करते हैं, अभी आप फ्रेंड ये इन्होंने क्या कहा 31/3/2021 को 31/3/21 तक, 31/3/21 तक आप वैसे ही फाइल करते रहिए, चाहे GSTR 1 हो या 3B हो। यदि आप मंथली इसको फाइल कर रहे थे ऐसे ही मंथली फाइल करते रहिए, ये क्वार्टरली आप फाइल कर रहे थे यदि तो क्वार्टरली फाइल करते रहिए। जो भी आपका स्टेटस को था जैसा पहले चल रहा था वो 31/3/2021 तक चलेगा। देखिए फ्रेंड्स 31/3/2021 तक पुराना ही सिस्टम चलेगा। एंड GST लॉस टू बी अमेंडेड टू मेक GSTR 1 या 3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम एज डिफ़ॉल्ट सिस्टम, ठीक है। ये कोई नॉर्मल चीज़ है। अभी यही चीज़ उन्होंने बता दी कि अभी पुराना सिस्टम 31 मार्च 2021 तक ही चलेगा और GSTR 1 और 3B ही आपके मेन रिटर्न ही रहेंगे, वही रिटर्न रहेंगे, ठीक है। जैसा कि आप पुराने में चलते थे, कोई NX1 और ये सारे जो नए नए आए थे वो कुछ नहीं चलना, जो पहले चलते थे वही चलेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एज ए फर्दर स्टेप टुवार्ड्स रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो फोर्थ है इससे हमें फ़र्क पड़ने वाला है। मैं इसको अलग से आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने क्या कहा यहाँ पे, देखिए इन्होंने कहा एज ए फर्दर स्टेप टुवार्ड्स रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन पर्टिकुलरली ऑन टैक्स स्मॉल टैक्स पेयर, छोटे लोगों के लिए, हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ 5 करोड़ लेस देन 5 करोड़, द काउंसिल्स अर्लियर रिकमेंडेशन ऑफ अलाउइंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन ए क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। ऐसे लोग जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, यानी अभी रूल्स लाएंगे, यानी ये प्रीसीडिंग ईयर में आपको टर्नओवर मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा, और यदि वो टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, ठीक है, तो क्या होगा, अलाइंग हाँ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ऑन क्वार्टरली बेसिस, उनको रिटर्न भरना जो है ना क्वार्टरली बेसिस पर अलाउ कर देंगे। यानी उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि चाहो तो आप मंथली भरो और चाहो तो क्या कहते हैं क्वार्टरली भरो, ठीक है, विद मंथली पेमेंट। लेकिन पेमेंट देखिए इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पेमेंट मंथली ही होगा, ठीक है, टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से ऐसा होने वाला है। सच क्वार्टरली टैक्स पेयर वुड फॉर फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर हैव एन ऑप्शन टू पे 35% ऑफ नेक्स्ट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द लास्ट क्वार्टर यूजिंग ऑटो जनरेटेड चालान। क्या इन्होंने कहा फ्रेंड्स, इन्होंने ये जो चीज़ कही ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। इन्होंने ये कहा कि देखिए ये मेन चीज़ क्या है, आप ये डेट ध्यान रखिए 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 से आप क्या होने वाला है, देखिए 1 जनवरी 2021 से, हाँ जी 1 जनवरी 2021 से यदि आपका टर्नओवर इज़ लेस देन 5 करोड़, ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ही मेरे ख्याल से देखा जाएगा इसमें, लेकिन चीज़ें स्पेसिफिकली अभी बाद में क्लियर होंगी। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप जो 3B फाइल करते थे, ठीक है, देख लीजिए इसमें लिखा है ना 3B की बात कही है, ये शेल अलाउ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ऑन क्वार्टरली बेसिस, यानी कि आप चाहे 3B फाइल करते थे या फिर हो सकता है कि आप GSTR 1 फाइल करते थे, क्योंकि रिटर्न नहीं आने मतलब दोनों आ गए सर, ठीक है, 3B या GSTR 1, इसको आपको क्वार्टरली अलाउ कर लेंगे, क्वार्टरली अलाउ कर देंगे, ठीक है। अब क्वार्टरली अलाउ करेंगे लेकिन पेमेंट रिटर्न क्वार्टरली जाएगी लेकिन पेमेंट जाएगी आपकी मंथली, पेमेंट जाएगी मंथली। अब आप कहेंगी ऐसा कैसे होगा, जी हाँ, इन्होंने कहा
कि ऐसा है कि जैसे क्वार्टर, ये 4 क्वार्टर है मान लीजिए, 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने ये कहा कि ऐसा करिए आप कि एक्चुअली में अब इसमें 3 अप्रैल मई जून मान लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो सपोज करिए कि आपने इस क्वार्टर में आपकी टैक्स लाइबिलिटी आई 1 लाख रुपए, फर्स्ट क्वार्टर में मान लेता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जनवरी अप्रैल मई जून के क्वार्टर में आपकी लाइबिलिटी आई 1 लाख, और आपने ये डिपॉजिट भी कर दी एक क्वार्टर की, क्वार्टरली आपने 3B फाइल कर दिया, मतलब जब लास्ट क्वार्टर का आपने 3B फाइल किया ना, तब आपने 1 लाख की लाइबिलिटी पे की। और अभी ये मैं मान लगता हूँ नेट कैश लाइबिलिटी ही है, टोटल नेट कैश लाइबिलिटी है। तो इन्होंने कहा कि अब हर महीने आपको पे करना है, तो हो सकता है कि एडजेक्ट कैलकुलेशन आप ना कर पाएँ कि कितनी लाइबिलिटी आ रही है, क्योंकि अब हमने मंथली 3B तो हटा ही दी, मंथली तो आपको 3B रिटर्न फाइल करना नहीं है, तो आपको पे करना है हर मंथ, तो आप कैसे पे करेंगे? तो इन्होंने कहा अगले क्वार्टर में जो पहले 2 मंथ हैं, इसमें आप चाहें एडजेक्ट कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो 1 लाख लीजिए पिछले क्वार्टर में इंटू 35%, यानी 35,000 इस क्वार्टर में, इन दो में मिलाकर 35,000 भी पे कर देंगे ना, तो हम आपकी कंप्लाइंस मान लेंगे। यानी कि ये मैं मान रहे हैं कि पहले 2 महीने में कम से कम पिछले क्वार्टर का 35% तक आपका टैक्स पेबल हो चुका होगा। ठीक है, फिर जब लास्ट में आएंगे तब आप एक्चुअल पे कर दीजिएगा जितना भी हो। मान लो कि अगली बार आपका 1,20,000 आ गया, ठीक है, अगले क्वार्टर में, तो अगले क्वार्टर में 1,20,000 आ गया, तो फिर अब इन 2 महीनों में जब की बात आएगी, तो इन 2 महीनों में कम से कम आपको 1,20,000 इंटू 35% इसका पे कर देना है, जो भी आया 1,20,000 इंटू 1,20,000 इंटू 35%, ये आपका आ गया 42,000। तो 42,000 आपको पे कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे आगे का कैलकुलेशन होता रहेगा। तो फ्रेंड्स बात तो सिंपल है, इन्होंने कोई ख़ास बात नहीं कही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ़ायदा है। ठीक है, अब हाँ, 35% ऑफ द नेट कैश लाइबिलिटी ऑफ द लास्ट क्वार्टर की इन्होंने बात की थी यूजिंग ऑटो जनरेटेड चालान। ये ऑटो जनरेटेड चालान होंगे जो कि आपको सिस्टम में कैसे आएंगे ये आपको तो देखने पर ही पता चलेगा। ठीक है, अब आगे हम 5वें पॉइंट में आए, रिवाइज रिक्वायरमेंट ऑफ डिक्लेयरिंग HSN फॉर गुड्स एंड SAC। ठीक है, ये HSN नॉर्मली गुड्स के लिए होते हैं और ये हैं आपके सर्विस अकाउंटिंग कोड्स जो है SAC होते हैं सर्विसेज के लिए। तो इन्होंने कहा कि रिवाइज रिक्वायरमेंट ऑफ डिक्लेयरिंग HSN फॉर गुड्स एंड SAC फॉर सर्विसेज इन इनवाइस इन फॉर्म GSTR 1 और एज अंडर। अब आगे से आप क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा कि देखिए, अब इससे भी कंज्यूमर को फ़र्क, मतलब नॉर्मल पर्सन को फ़र्क पड़ने वाला है, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन ये डिस्क्लोजर के लिए इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऐसे हैं जिन पर ये ट्रैक रखना चाहते हैं, उनको नज़र में रखना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं जिनके यूज़ पर ये ट्रैक कम रखना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसे व्यक्ति जिनका टर्नओवर हाई है उन पे ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैक रखना चाहते हैं, ट्रैक ये यानी गवर्नमेंट, और जिनका टर्नओवर थोड़ा सा कम है उन पर थोड़ा सा कम ट्रैक रखा जाएगा। तो इन्होंने यही कहा कि यदि कोई एंटिटी ऐसी है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो HSN या SAC जो है 6 डिजिट में सप्लाई अपना देगी, मतलब फॉर सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर टैक्स पेयर्स विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू एबव 5 करोड़। ठीक है, तो मेन चीज़ इसने क्या निकली कि यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, यदि आपका टर्नओवर यदि आपका ये है, टर्नओवर इज ग्रेटर देन 5 करोड़, तो HSN या SAC ये आपका रहेगा 6 डिजिट का। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा कि यदि टर्नओवर आपका 5 करोड़ तक का है, ठीक है, यदि सिर्फ 5 करोड़ तक का है,
यानी इक्वल टू नहीं, इक्वल टू और लेस देन 5 करोड़ तक का है तो आपका 4 डिजिट का रहेगा आपका HSN या SAC, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने ये कहा कि ऐसे गवर्नमेंट हैव पावर टू नोटिफाई 8 डिजिट HSN ऑन नोटिफाइड क्लास ऑफ सप्लाइज बाय ऑल टैक्स पेयर। सिर्फ इधर इन्होंने HSN की बात की। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को ये पावर है, पावर क्या है कि वो 8 डिजिट का भी HSN, सिर्फ HSN की बात की है, SAC नहीं की बात नहीं की। हो सकता है ये इन्होंने ड्राफ्टिंग मिस्टेक हो, लेकिन गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी नोटिफाइड कोई स्पेशल सप्लाई के लिए ये 8 डिजिट का HSN कह सकती है कि आप हमें प्रोवाइड कीजिए। लेकिन इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी, 4 डिजिट HSN जो था ना, यह SAC था फॉर B2B सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्होंने ये बात जो इन्होंने ये यहाँ पे की कि 4 डिजिट का करेंगे यानी B2B में, यानी यदि B2C है इसके बारे में ये साइलेंट है, ठीक है, तो मैंडेटरी ये है। लेकिन यहाँ पे 6 डिजिट में चाहे B2B हो या B2C हो, आपको दोनों में ही 6 डिजिट का HSN देना है। लेकिन यहाँ पर 4 डिजिट का HSN या SAC जो है B2B में मैंडेटरी है, यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी बात। अब हम आते हैं आगे। 6वें पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, अमेंडमेंट टू रूल CGST रूल्स, वेरियस अमेंडमेंट्स और फॉर्म्स ये सब किए गए हैं। हाँ, विच विल इंक्लूड प्रोविजंस ऑफ फर्निशिंग नील फॉर्म CMP 08 थ्रू SMS। अच्छा, CMP 08 आपको पता है, जैसे कंपोजिशन सब वो जो हमारे डीलर्स होते हैं वो CMP 08 फाइल करते हैं अपने क्वार्टरली। तो यदि नील है, उनके में कोई लाइबिलिटी नहीं बन रही है, तो सिंपली वो SMS के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। अब SMS के थ्रू कैसे फाइल करेंगे, ये डिटेल प्रोसीजर अभी आ जाएंगे कुछ दिनों में कि सेंड किसको करना है SMS और क्या क्या कैसे लिखना है। लेकिन यदि ज़ीरो का आपका CMP 08 आ रहा है, मतलब आपको कुछ पेमेंट ही नहीं करनी है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, SMS से फाइल कर दो। और यदि आपका ज़ीरो नहीं आ रहा है तो ठीक है, रेगुलर आप फाइल करते ही हो, जैसे CMP 08 वैसे फाइल करो, अपना GSTR 4 जैसा भरते हो वैसा भरते ही रहो, वो तो नॉर्मल चीज़ है। अब हम आते हैं 7वें पॉइंट पर, रिफंड टू बी पेड या डिसबर्स्ड बाय वैलिडेटेड बैंक अकाउंट। अब फ्रेंड्स हो क्या रहा था, एक्चुअली बहुत सारे बोगस रिफंड की केस आ रहे थे, मतलब कि लोगों ने फॉल्स GST रिफंड के केस भर दिए, मतलब के लिए अप्लाई कर दिया और रिफंड भी आ गया, उन्होंने पैसा लिया और कंपनी बंद करके भाग गए। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि लेने वाला हमेशा की पकड़ हमको रखना चाहिए गवर्नमेंट को। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा ना, जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा वो आधार और बैंक अकाउंट आधार से भी लिंक रहेगा और बैंक अकाउंट पैन से भी लिंक रहेगा, ठीक है। तो अपने बैंक अकाउंट को, जिसे भी अब GST का रिफंड चाहिए तो वो जाए और अपने बैंक अकाउंट को आधार और पैन से लिंक करा ले, तभी आपका जो है रिफंड आ सकेगा। तो इन्होंने ये कहा, रिफंड टू बी पेड या डिसबर्स्ड ऑन वैलिडेटेड बैंक अकाउंट लिंक्ड विद पैन एंड आधार ऑफ द रजिस्ट्रेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से, ठीक है। अब लास्ट में जो चीज़ है, टू इनकरेज डोमेस्टिक लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, particularly by young startups. The satellite launch service supplied by ISRO, अंतरिक्ष और अंतरिक्ष कॉरपोरेशन एंड NSIL would be exempt। ठीक है, तो ये तो जनरल पर्पस की बात उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि कोई सर्विस जो है ISRO प्रोवाइड करती है और अंतरिक्ष कॉरपोरेशन या NSIL प्रोवाइड करती है, किसके लिए, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें उनमें GST जो है नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी मेन बातें, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी। और एक चीज़ और आई थी कि आयुर्वेदिक सैनिटाइज़र पे जो कुछ लोगों का ऐसी रिक्वेस्ट थी कि जो है नॉर्मल सैनिटाइज़र पे, जैसा कि आपको पता होगा कि 18% लगता है GST, तो कुछ लोगों ने रिकमेंडेशन की थी कि आयुर्वेदिक सैनिटाइज़र तो भाई आयुर्वेदिक है, तो इस पे जो है GST का रेट घटाकर 18% नहीं होना चाहिए, 12% कर दिया जाए।
तो काउंसिल ने प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें कहा कि जनरल लोगों को नहीं पता चल पाएगा कि कौन अल्कोहल बेस्ड है, कौन आयुर्वेदिक है। इन सब के बाइफर्केशन में बहुत प्रैक्टिकली काफ़ी झमेला आएगा, इसलिए हम सिंपली 18% ही लेते रहेंगे। तो वो प्रपोज़ल रिजेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, नट शेल में कहें तो मेन चीज़ ये, हमारे मतलब की चीज़ ये थी कि अभी तक जो हमारे ढेर सारे रिटर्न, यानी लोगों को हर महीने GSTR 1 और GSTR 3 भी जो फाइल करने होते थे, वो फाइल नहीं करने हैं अप टू 5 करोड़ वालों के लिए। अब सिर्फ 8 रिटर्न रहेंगे और आप आराम से फाइल कर सकते हैं, जो एक मेन चीज़ थी। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगी कि अपना बैंक अकाउंट, यदि आपका रिफंड का केस है, तो बैंक के अपने अकाउंट को आप जाइए और आधार और पैन से उस बैंक अकाउंट को आराम से लिंक करा लीजिए, तो ज़्यादा सही रहेगा। और थोड़ी बड़ी जो चीज़ें आई हुई हैं फ्रेंड्स, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा, हाँ लेकिन मुझे थोड़ा सा ये मतलब दिक्कत की चीज़ लगती है कि अब ITC बताइए प्रोविज़नल बेसिस पे नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा लोगों को तो दिक्कत होगी ही होगी। क्यों? और दूसरी बात कि मैं सोचता हूँ, जब अब ऐसा आ गया कि अब जो चीज़ 2B में दिखेगी वही चीज़ अपनी आप ITC के रूप में ले पाओगे, तो फिर सेक्शन 16(2) है, जो ये कहता था कि मतलब क्रेडिट ITC कैसे मिलेगी, गुड्स रिसीव हो गई हो, इनवाइस रिसीव हो गई हो और पेमेंट कर दिया हो आपने GST वगैरह, और आपने रिटर्न फाइल कर दिया हो, सिर्फ इतनी कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो ITC मिल जाएगी। तो वो सारी चीज़ें तो मुझे लग रहा है जैसे इरेलीवेंट हो गई। मेन चीज़ सिर्फ इतनी रह जाएगी कि जो सेलर है आपका, उसने GSTR फाइल कर दी, वो 2B में रिफ्लेक्ट हो गया, तो आपको ITC मिल जाएगी, अदरवाइज ITC नहीं मिलेगी। तो ये कुछ लोगों को दिक्कत दे सकता है। अब मैं इस पर पर्सनली कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि कंप्लाइंस बर्डन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कम हुआ है। जहाँ तक स्टेट को इतना कंपनसेशन मिला, ये सारी इनकी चीज़ें, इनका इंटरनल मैटर है। लेकिन चलिए, जितना भी था वो मेरे ख्याल से कि वेलकम स्टेप है, और GST एक सुधार की दशा में बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू और जय हिंद, वंदे मातरम।